नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल केमशाला पर। तो आज की क्लास में हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हम ले रहे हैं। यह चैप्टर क्लास 11 केमिस्ट्री से आता है और आज क्योंकि इसका पहला पार्ट है, तो हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देन एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसोटोप्स एंड आइसोमर्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर कैथोड रेज एंड हाउ दीज रेज वेयर डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैथोड रेज क्या होती है। तो कैथोड रेज ऐसी रेज है जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जिसको बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, ये हम सब जानते ही हैं। सो बेसिकली कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये प्रोड्यूस होती है या एमिट होती है कैथोड से, और इसलिए इनका नाम कैथोड रेज है। और हमेशा मूव करती है, ट्रेवल करती है टुवर्ड्स एनोड। और ये भी बात हमें पता है कि ये रेस डिस्कवर की गई थी बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इन रेस को डिस्कवर किया गया था। अभी एक्सपेरिमेंट क्या है थोड़ा शॉर्ट में हम देखते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है डिस्चार्ज ट्यूब का, जिसमें पहला कंपोनेंट है ये हॉलो ग्लास ट्यूब जो आप देख सकते हैं, और इसी को हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, क्योंकि इस हॉलो ट्यूब के अंदर हम एक गैस को फिल करते हैं और इस ट्यूब को हम एक तरफ से वैक्यूम पंप से कनेक्ट करते हैं। अब हमने वैक्यूम पंप से इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि हम इस ट्यूब के अंदर ये जो गैस है इसका काफी लो प्रेशर मेंटेन करना चाहते हैं। तो लो प्रेशर मेंटेन करने के लिए जितना भी गैस का अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है हम इस वैक्यूम पंप से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट इसमें होता है मेटल प्लेट्स। तो इसमें दो मेटल प्लेट्स होती हैं जो सील्ड होती हैं इस ग्लास ट्यूब में। ठीक है, एक तो ये आप देख पा रहे हैं रेड कलर में, और एक यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। तो इन दोनों ही मेटल प्लेट्स को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू अ वेरी हाई वोल्टेज सोर्स। ठीक है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल से जिसको हमने कनेक्ट किया है उसे हम कहते हैं कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने वाली जो मेटल प्लेट है उसका नाम है एनोड। तो जब हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हाई करंट पास करते हैं, करंट फ्लो होता है, पहले जाएगा एनोड में और फिर यहां से होता हुआ इसमें आएगा। अब जब ये देखा गया कि अगर हम यहाँ पे एमीटर लगाते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे एमीटर लगा दिया, तो हमने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो डिफ्लेक्शन देखने का कारण क्या ये है कि इसमें करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो। तो अब सवाल ये है कि यहाँ तो एनोड और कैथोड के बीच में जो मीडियम है वो है गैस और उनका प्रेशर काफी लो है। तो यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो सर्किट को पूरा कर रही है और फ्लो हो रही है। तो जब करंट पास किया गया तो शुरुआत में तो हमें कोई चीज नजर नहीं आई, लेकिन बाद में जब एनोड को थोड़ा सा परफोरेटेड लिया गया, परफोरेटेड मतलब जिसमें बीच में गैप्स हो, और उस एनोड के पीछे का जो ग्लास सरफेस है उसे अंदर की वॉल को कोट किया गया किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल से। अब फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल है जिनसे अगर कोई चार्ज पार्टिकल कोलाइड करता है तो वहां पे ग्लो प्रोड्यूस होता है, ताकि हमें ये पता लग सके कि वहां पर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल या कोई चीज टकराई है। तो इसका एक एग्जांपल है जिंक सल्फाइड। ठीक है। तो इससे कोटिंग की गई। जब कोटिंग करने के बाद करंट पास किया गया तो ये देखा गया कि कैथोड के सरफेस से एक तरह की रेस एमिट हो रही है और जो ट्रेवल कर रही है एनोड की तरफ। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि एनोड के इन परफोरेशन से होती हुई वो जब क्रॉस हुई तो यहाँ पर ग्लो नजर आया। ये जो इनर वॉल है यहाँ पर ग्लो नजर आया। तो ग्लो इसलिए नजर आया क्योंकि कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल वहां पे आके टकराया है और वो रेस के फॉर्म में, ब्राइट फॉर्म में नजर आई, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेस, क्योंकि उनका ओरिजिन कैथोड से हुआ। और बाद में जब इनका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो हमें पता लगा कि इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, वो कोई और नहीं इलेक्ट्रॉन्स है। यानी बाद में उन चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई थी, और कैथोड रेस से ही बाद में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस। तो कैथोड रेस की अलग अलग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये हमेशा कैथोड से ही एमिट होती है, स्टार्ट होती है और एनोड की तरफ मूव करती है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है दीज आर इनविजिबल, ये खुद से इनविजिबल है लेकिन इन्हें देखा जा सकता है, इनकी अपीयरेंस अपीयरेंस को हम शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल क्या होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनसे अगर चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तो वहां पर एक ग्लो नजर आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल आकर टकराया है। तो हम इनके पाथ को विजिबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लोरेसेंट एंड फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि ये जो कैथोड रेज है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी अगर इनके रास्ते में किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर हम इनके रास्ते में कोई इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब इन रेस के पाथ में डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, और हमेशा ये जो डिफ्लेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड देखने के लिए मिलता है, जिससे ये हमें पता चलता है, ये कंफर्म होता है कि ये रेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है। ठीक है, और बाद में इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कहा गया इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि मान लीजिए अगर ये कैथोड रे ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट पाथ में, और अब हमने हमने मान लीजिए उनके पाथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। किस तरह से? फिर से हमने दो मेटल की प्लेट्स ली, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इन्हें कनेक्ट कर दिया बैटरी से या पावर सोर्स से। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी, और जैसे ही ये कैथोड रे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करती है, और इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ पर एक तरह की फिर से स्क्रीन लगा देते हैं जो कोटेड है विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करती है वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि हमें ग्लो भी उसी साइड नजर आता है। अब इसका जो पाथ होना चाहिए था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो सीधा होना चाहिए था, लेकिन उनमें डिफ्लेक्शन होता है। तो ये डिफ्लेक्शन सजेस्ट करता है कि ये जो कैथोड रेज है इनमें जो पार्टिकल्स है वो नेगेटिव पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब ये जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है, ये देखा गया कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है या इनका जो फीचर है वो डिपेंड नहीं करता है कि हम जो कैथोड है और एनोड है वो किस मटेरियल की ले रहे हैं, है ना। और दूसरी चीज कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में हम कौन सी गैस फिल कर रहे हैं, यानी कि दो चीजें हैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं कैथोड और एनोड, ये हम चाहे किसी भी मेटल की ले लें, कॉपर, जिंक, आयरन, एक्सेट्रा। या फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उसमें हम गैस कोई भी फिल कर लें। तो जैसे कि हमने ऑक्सीजन ले ली, हाइड्रोजन ले ली, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी अगर हम गैस लें, तो इन सब के बावजूद हर बार जो हमें कैथोड रेज नजर आएंगी उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। इससे बाद में क्या पता चला कि कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनी है वो पार्टिकल्स हर मैटर में प्रेजेंट है और एक जैसा है। इसलिए बाद में ये बोला गया कि ये जो पार्टिकल है ये फंडामेंटल पार्टिकल है हर मैटर का, और ये हर मैटर में सेम नेचर से प्रेजेंट होता है। तो इसलिए बाद में हमको पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हर मैटर का इंटीग्रल पार्ट है, हर मैटर के एटम में वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड जे जे थॉमसन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जे जे थॉमसन को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद उस इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट जो चार्ज होता है और जो उस इलेक्ट्रॉन का मास है उसके रेशो को किस तरह से डिटरमाइन किया, उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, और वो वैल्यू क्या थी। तो सबसे पहले तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसकी मदद से
जे थॉमसन ने एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और उसका जो मास है उसका रेशो कैलकुलेट करके दिखाया था। अब ये भी देखा जाए तो बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब सेटअप ही है। आप देख सकते हैं इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है डिस्चार्ज ट्यूब में। ये इस तरह से चली गई है यहाँ तक, इस तरह से पहुंच रही है और अंदर से हॉलो है। फिर यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे फिर से दो इलेक्ट्रोड से, दो मेटल प्लेट्स है, कैथोड और एनोड। और एनोड के सेंटर में ये परफोरेशन है, होल है, जिसके थ्रू ये कैथोड रेस यहाँ प्रोड्यूस होगी और ट्रेवल करेगी थ्रू एनोड और आगे बढ़ेगी। ठीक है। अब उन्होंने मॉडिफिकेशन क्या किया कि जब ये एनोड के इस होल से कैथोड रेस आगे निकली तो इन्होंने उसके रास्ते में सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे ये नीचे नेगेटिव प्लेट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तब उन्होंने देखा कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, तो जो कैथोड रेस है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अपवर्ड होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कैथोड रेस है वो नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है ना। तो इसलिए उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट होगा, ऊपर की तरफ। और ये देखा गया कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इन कैथोड रेस को पास करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाकर डिफ्लेक्ट होके इस ए स्पॉट पे जाके ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। तो ये डिफ्लेक्शन उसके पाथ में हुआ है एक तरह से। ठीक है। फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड को शट ऑफ करके फिर से कैथोड रेस के रास्ते में अब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए उन्होंने ये जो मैग्नेट हम देख पा रहे हैं ये यहाँ पे रखा है मैग्नेट। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंज हमें देखना है कि ये एनसीईआरटी में यहाँ पर जो डायग्राम है उस हिसाब से यहाँ नॉर्थ और साउथ दिखा रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा अपोजिट है, हमको उसको ठीक करना है। यहाँ पर नॉर्थ पोल होना चाहिए और यहाँ पे साउथ पोल होना चाहिए। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि अब जब यहाँ से कैथोड रे गुजरेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ अप्लाई होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा कि उसकी वजह से इसका डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होगा और ये जाके टकराएगा स्पॉट सी पर। तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वजह से जो इसमें डिफ्लेक्शन आया वो ये है। ठीक है। तो दोनों फील्ड्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के पाथ में डिफ्लेक्शन हुआ उसको उन्होंने नोट डाउन किया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो स्ट्रेंथ है उसको ई कहा और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको बी कह दिया। ठीक है। और दोनों की स्ट्रेंथ की वैल्यू उन्हें पता थी क्योंकि वही उसे अप्लाई कर रहे थे। अब उन्होंने लास्ट में क्या किया कि उन्होंने दोनों फील्ड्स एक साथ अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। और इस तरह से उनकी वैल्यूज को एडजस्ट किया कि दोनों की प्रेजेंस में भी जो इलेक्ट्रॉन है अब उसमें कोई डिफ्लेक्शन ना आए और वो सीधा बी से जाके टकराए। कहने का मतलब क्या है कि अब कैथोड रे पर यानी कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो रही है, यानी कि उसका फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड का भी फोर्स अप्लाई हो रहा है जो नीचे की तरफ है। लेकिन उन्होंने केयरफुली उन दोनों को बैलेंस किया और बैलेंस होने की वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाथ में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया और वो हमें बी पर मिला। तो क्या इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, ये इक्वल हो गया है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स से। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे से इक्वल हुए हैं तभी तो बैलेंसिंग हुई है। और बैलेंसिंग की वजह से क्या हो रहा है कि अब ना ही वो ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहा है ना ही नीचे। तो जब उन्होंने इस कंडीशन को फुलफिल किया और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इक्वल टू। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से अगेन चार्ज इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एंड मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये तो डायरेक्टली नोन थी। और बाद में केयरफुल कैलकुलेशंस की मदद से उन्होंने बाकी चीजें भी कैलकुलेट करी। और बाद में ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और मास है उसका जो रेशियो है E/m, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है।
तो इस रिलेशन को यूज करके और बाकी के जो भी पैरामीटर्स थे उनको केयरफुली कैलकुलेट करके उन्होंने फाइनली E/m की वैल्यू कैलकुलेट करी, और ये वैल्यू निकल के आई 1.75882 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम पर केजी। तो ये वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की थी बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कैनाल रेस एंड हाउ दीज रेस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ फोटॉन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैनाल रेस क्या है। तो देखिए, जिस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेस का पता लगा, उसकी डिस्कवरी हुई, उसी तरह से बाद में ये एग्जामिन किया गया कि अगर हम फिर से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करें, लेकिन इस बार हम एनोड को परफोरेटेड ना लेके कैथोड जो है उसे परफोरेटेड ले, यानी कि उनके बीच में गैप्स, ऐसी कैथोड ले जिनके बीच में गैप है। ये क्या है, हमारी कैथोड। पहले हमने इस तरह से एनोड को लिया था, और एनोड हम नॉर्मल ले सकते हैं। ये क्या है, ये है एनोड, और इन्हें कनेक्ट किया गया फिर से पावर सोर्स से। तो ये देखा गया। हाँ, और दूसरी चीज की कैथोड के पीछे का जो एक ग्लास ट्यूब का सरफेस है, अब इसकी अंदर की वॉल्स को दोबारा से कोट किया गया फ्लोरेसेंट मटेरियल से, क्योंकि साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि जिस तरह से यहाँ एनोड के पीछे ग्लो प्रोड्यूस होता है, क्या वैसा ही ग्लो कैथोड के पीछे भी प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जो गैस हमने अंदर फिल की थी वो तो न्यूट्रल थी, ठीक है ना। और न्यूट्रल चीज हमेशा अगर उसमें न्यूट्रल चीज में एक नेगेटिव चार्ज है तो साथ में पॉजिटिव भी रहेगा ही, ऐसा मानना था। तो इसी चीज के बिलीफ में इन्होंने अब छोटा सा चेंज किया इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, कि पहले जैसे एनोड को परफोरेटेड लेके उसके पीछे की वॉल को कोट किया गया था फ्लोरेसेंट मटेरियल से, अब यही चीज उन्होंने कैथोड के साथ करी। और जब उन्होंने करंट पास किया तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पर भी कैथोड के पीछे भी ग्लो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर भी एक दूसरी तरह की जो रे है वो आके टकरा रही है, चार्ज पार्टिकल आके टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। तो डेफिनेटली ये जो रे है या फिर चार्ज पार्टिकल की बीम है, ये कहाँ से ट्रेवल करके आ रही है, एनोड से। अब ये एनोड से एमिट हो रही है और ट्रेवल कर रही है टूवर्ड्स कैथोड। तो इन रेस को बाद में नाम दिया गया एनोड रेस। जैसे कैथोड रेस थी वैसे ही इन रेस को नाम दिया गया एनोड रेस, और इन्हीं को फिर बाद में नाम दिया गया कैनाल रेस। तो जब केयरफुली एग्जामिन किया गया तो ये देखा गया कि डेफिनेटली ये जो रेज है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होनी चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस है, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी कैथोड है, अब हम शॉर्ट में इसको दिखा रहे हैं, ये एनोड है, और बीच में यहाँ पर ये मान लीजिए गैसियस एटम। तो होता यह है कि जब हम करंट पास करते हैं यहाँ से, तो इस करंट के इफेक्ट की वजह से ये जो गैसियस एटम है इसमें से इलेक्ट्रॉन सेपरेट होता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन सेपरेट होगा तो ये जो है ये बन जाएगा गैसियस पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। और ये जो गैसियस पॉजिटिव आयन है ये ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, एंड दीज गैसियस आयंस, पॉजिटिव गैसियस आयंस कॉन्स्टिट्यूट दैट एनोड रेस। तो जो एनोड रेस है वो किससे बनी है, पॉजिटिव गैसियस आयंस। तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने जो गैस ली है वो है मान लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन गैस के एटम सेपरेट होंगे,
और फिर उस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हैं तो ओ एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज ही, यानी कि ये पॉजिटिव आयन ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एनोड रेस को। तो इसीलिए इस बात से तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम अलग अलग गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब में लें तो हमें जो गैसियस आयन मिलेगा मिलेगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन उनका मास और चार्ज डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है ना। अगर हम ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लें तो हमें क्या मिलने वाला है, H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव का मास O पॉजिटिव से बिल्कुल अलग है। उसी तरह से अगर हम क्लोरीन लें फॉर एग्जांपल, तो क्लोरीन से हमें क्या मिलने वाला है, Cl पॉजिटिव, इसका मास अलग होगा। तो बाद में ये देखा गया कि जो एनोड रेज है इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि हमने यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस फिल करी। अनलाइक कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती थी, क्योंकि वहां हर बार इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता था और इलेक्ट्रॉन हर किसी में प्रेजेंट होता है और सेम होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम एनोड रेस की बात करें तो एनोड रेस के केस में जो गैसियस आयंस है वो प्रोड्यूस होते हैं, और वो मास के फॉर्म में भी और चार्ज के फॉर्म में भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से तो एनोड रेस या कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई। अब एनोड रेस की डिस्कवरी से प्रोटॉन का कैसे पता चला, तो जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है वो डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाइड्रोजन गैस को लिया गया, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन गैस जो है वो बाद में हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस करेगी वहां पर, और हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंपली एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। ठीक है ना, ये हम सब जानते हैं। तो अगर इसमें से हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाता है तो ये जो H पॉजिटिव बनेगा, ये H पॉजिटिव कुछ और नहीं है, प्रोटॉन ही है। तो बाद में ये देखा गया कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो उससे प्रोड्यूस होने वाला जो पॉजिटिव आयन है वो सबसे छोटा पॉजिटिव आयन है, और उसी पॉजिटिव आयन को नाम दिया गया बाद में प्रोटॉन। इसलिए हम आज H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। तो इस तरह से एनोड रेस की डिस्कवरी के बाद जब हमने हाइड्रोजन गैस को लिया तो उससे बनने वाले पॉजिटिव गैसेस आयन को ही प्रोटॉन बोल दिया गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन एंड हाउ। तो ये सब हम जानते ही है कि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक के नाम पे आती है, जेम्स चैडविक। और इन्होंने इसे डिस्कवर कैसे किया, तो इन्होंने भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था जिसमें इन्होंने बॉम्बार्ड किया बाय बॉम्बार्डिंग हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम। तो इन्होंने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल एमिटिंग सोर्स लिया या गन लिया जिसमें से हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, और ये बेस था पोलोनियम पर, पोलोनियम सोर्स। ठीक है। तो यहां से हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए, और इन अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने पास किया और बॉम्बार्ड किया ऑन बेरिलियम शीट। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने यहाँ बॉम्बार्ड किए तो इन्हें यहाँ से बेरिलियम शीट से कुछ पार्टिकल्स एमिट आउट होते हुए मिले, और इन्होंने देखा कि ये जो पार्टिकल्स यहाँ से एमिट आउट हो रहे हैं इनके रास्ते में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते भी हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, तो इनके रास्ते में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता और ये सीधा यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, क्योंकि डिफ्लेक्ट नहीं होते। और बाद में फिर इन्हीं पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंपेयर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स अब हम जान ही चुके हैं, तीन मेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन,
फिर प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है इनका चार्ज। तो चार्ज हम दो तरह से देखेंगे, एक तो कूलम में जो एक्चुअल चार्ज है, और एक दूसरा यूनिट होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसमें भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे सेकेंड वन इनका जो है मास। तो मास भी हम एक तो स्टैंडर्ड यूनिट केजी, और एक जो दूसरा यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि यूनिफाइड मास, उसमें भी देखेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कूलम में, वो होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। और क्योंकि इस चार्ज का नेचर ऐसा है कि हम इसे नेगेटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। और जब देखा गया प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, तो प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम मिला जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन क्योंकि इसका नेचर अपोजिट था तो इसे हम पॉजिटिव मानते हैं। और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। अगर हम ईएसयू में इनकी वैल्यू को देखें तो सिंपली ये 1 हो जाती है। तो यानी कि ये जो वैल्यू दिख रही है आपको 1.6022 इंटू 10⁻⁻19, ये इक्वल होती है 1 ईएसयू के, क्योंकि ये माइनस है तो हम माइनस मेंटेन करेंगे, और ये प्लस है तो प्लस मेंटेन करेंगे, ठीक है। और इसका चार्ज 0 होता है। अब अगर हम बात करें मास की, तो केजी में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट 9.11 इंटू 10⁻31 होता है। और अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो ये होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27। और जबकि अगर हम न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो ये होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27। तो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये सेम ही है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली देखें तो न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। और जब हम इन्हीं मास को यूनिफाइड मास में लिखते हैं तो ये होता है 0.00054। ये होता है 1.00727। और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.00867। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास नेग्लिजिबल है, इसलिए ऑलमोस्ट कई बार हम इलेक्ट्रॉन के मास को 0 भी ले लेते हैं, यानी कि हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, व्हाट इज द रिलेशन। तो हम सब जानते ही हैं कि देखिए एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, इसका सिंबल है कैपिटल जेड, और इसका सिंपली मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। कि किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स है, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। जबकि अगर हम मास नंबर की बात करें, इसका सिंबल होता है कैपिटल ए, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर का ये सम होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं रिलेशन, हमें पूछा गया इनका रिलेशन। तो मान लीजिए हम मास नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, मास नंबर। अब मास नंबर होता है ए, और ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम अगर यहाँ पे ए लिखें तो ये होगा इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के, यानी जेड के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये रिलेशन होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बीच में। और इसी रिलेशन से अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, यानी अगर हमें किसी का एटॉमिक नंबर, मास नंबर पता है, और हमें उससे न्यूट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अब इसमें एक पॉइंट और है कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर के फॉर्म में भी हम एलिमेंट के सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट है और उसका जो मेन सिंबल है उसको अभी हम कंसिडर कर रहे हैं एक्स, तो हम उसको सेंटर में लिखते हैं।
और जो उसका एटॉमिक नंबर होता है यानी कि Z, उसे हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, और जो मास नंबर होता है उसे हम सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो ये भी एक तरीका है किसी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करने का। तो एग्जांपल मान लेते हैं, हम अगर ले रहे हैं क्लोरीन को, तो क्लोरीन में प्रोटॉन्स होते हैं 17, और जो इसका मास नंबर होता है यानी कि A, वो होता है 35। तो इस हिसाब से क्लोरीन का अगर सिंबल लिखें तो Cl आएगा, और प्रोटॉन का नंबर ही उसका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड में सुपर स्क्रिप्ट में सबस्क्रिप्ट में आएगा, यानी कि 17, और 35 जो है सबस्क्रिप्ट में आएगा। तो ये इस तरह से हम एटॉमिक सिंबल्स को लिख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच सब एटॉमिक पार्टिकल इन द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, इन तीनों में जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, उनका नंबर कैलकुलेट करना है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा Cl 1735। तो आप देख सकते हैं जो नीचे का नंबर है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर Z, और Z किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो प्रोटॉन्स का नंबर हमें सिंपली जो नीचे का नंबर होता है उसी के इक्वल लेना होता है, 70 हमेशा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए इस एटम पे कोई चार्ज नहीं है ना। तो चार्ज क्यों नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो इसका एक ही मतलब है कि प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, इक्वल है, तभी चार्ज नहीं होगा। ये कंडीशन किस चीज की है, नो चार्ज, चार्ज नहीं होगा ओवरऑल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर इसका उल्टा होता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि जो स्पीशीज हमें गिवन है उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तो नहीं है। तो फिलहाल इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के इक्वल ही कंसिडर करेंगे, वो है 70। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का तरीका मैंने आपको बताया था, सीधा सीधा A-Z। तो A है ऊपर का नंबर 35, और Z है नीचे का नंबर यानी कि 70। तो सिंपली हम जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 80। इस तरह से हम तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द सिंबल। अब इसी तरह से सेकंड को देखेंगे, तो फिर से जो नीचे का नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारा, Z, मतलब कि प्रोटॉन्स कितने, 20। अब फिर से यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी 20। न्यूट्रॉन का नंबर फिर से वही, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर है 40 और एटॉमिक नंबर है 20, तो ये आ जाएगा 20। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे सल्फर जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है 1632, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो पहले मतलब देख लेते हैं आइसोटोप का। तो देखिए आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स ऐसे एटम्स है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, तो मान लीजिए मेरे पास दो एटम है, एक है कार्बन 612 और दूसरा है कार्बन 614। हम इसमें देख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है इन दोनों एटम्स के वो तो सेम है, लेकिन जब मास नंबर की बात की जा रही है तो वो डिफरेंट है। तो इन दो एटम्स को, ऐसे दो एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं मास नंबर डिफरेंट है, ए डिफरेंट है, लेकिन ए किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना। तो लेकिन प्रोटॉन तो सेम है, इसका मतलब ये है कि इन आइसोटोप्स में जो एन होता है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि अगर पी डिफरेंट होता तो ये जो एटॉमिक नंबर है वो भी डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसका मतलब प्रोटॉन्स का नंबर सेम है, लेकिन फिर मास नंबर में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो वो सिर्फ न्यूट्रॉन की वजह से आ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आइसोटोप्स हैं वो ऐसे एटम्स हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो क्योंकि न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है इसलिए आइसोटोप्स का जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। देखिए मास नंबर इसका है 12 और इसका है 14। तो ये नंबर मास को इंडिकेट करता है या मास को अफेक्ट करता है, इसीलिए क्योंकि ये नंबर डिफरेंट है तो मास भी डिफरेंट हो। तो ये है आइसोटोप्स। अब आते हैं आइसोबार्स पे। अब आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स ऐसे एटम्स हैं जिनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, इसका अपोजिट। तो अब अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो मान लीजिए मेरे पास एक तो है कार्बन का एटम जिसमें 6 और हम 14 ले रहे हैं, और दूसरा एटम है नाइट्रोजन का जिसका एटॉमिक नंबर है 7 लेकिन मास नंबर है 14। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है लेकिन ऊपर का नंबर मास नंबर सेम है। तो ऐसे दो एटम्स को हम कहते हैं आइसोबार्स। ठीक है। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हमें कुछ एटम के सिंबल्स दिए हैं और इनके बेसिस पे हमें आइसोटोप और आइसोबार के पेयर्स ढूंढने हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि वन बाय वन हम सबको देखते हैं। 7, 14। अब मैंने क्या कहा था, आइसोटोप वो होता है जिसमें नीचे का नंबर सेम हो ऊपर का नंबर डिफरेंट हो। तो क्या किसी और में नीचे का नंबर 7 है? तो नहीं है, इसीलिए फिलहाल इसके साथ कोई आइसोटोप नहीं बन सकता। लेकिन ऊपर का नंबर सेम है तो 14 है, तो यहाँ भी 14 है। आप देख सकते हैं इसमें भी 14 है। तो इसका मतलब अगर मैं इस एटम को कंसिडर कर रहा हूँ तो इसके साथ ये जो कार्बन 6 14 वाला एटम है ये क्या फॉर्म कर रहा है? आइसोबार। क्योंकि इसमें नीचे का नंबर डिफरेंट है यानी कि एटॉमिक नंबर, और मास नंबर सेम है। तो एक तो ये पेयर बन गया हमारा। अब आता है ऐसे ही दूसरा कोई पेयर बनाते हैं। अगर मैं इस एटम को देखूं सेकंड पे, यानी O8 16, तो क्या किसी में नीचे का नंबर सेम है? तो आप देख सकते हैं इस वाले में 8O18, इसमें नीचे का नंबर है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? आइसोटोप्स की। तो ये है आइसोटोप्स का पेयर। अब हम अगर लास्ट को देखें, थर्ड 6C12, तो क्या इसका किसी का नंबर नीचे का साथ में है, मतलब कि किसी और का नंबर 6 है? तो हम देख सकते हैं इसमें भी नीचे का नंबर 6 है, यानी कि इसको अगर हम लिखें 6C14, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी नीचे का नंबर यानी एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? फिर से आइसोटोप की। तो ये भी एक पेयर बन गया आइसोटोप। ठीक है। तो इस तरह से हम गिवन स्पीशीज में से आइसोबार्स और आइसोटोप्स के पेयर्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इन्हें रिवाइज करके अपनी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। वी विल मीट इन द second part of 10 important questions from structure of atom. Till then, keep studying and be safe. Thank you.